हेलो बच्चों, वेलकम टू EBCL लेक्चर नंबर 11। तो आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो ये जो लॉ है ये हमारा प्रॉपर्टी लॉज के अंदर सेकंड जो लॉ आता है वो है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था दैट वाज रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। तो इस टॉपिक के अंदर जैसा कि इससे नाम से पता पड़ता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के ऊपर। ठीक है, तो आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हर पर्सन को, हर हिंदुस्तान के नागरिक को, हर सिटीजन को ये राइट देता है दैट ही कैन होल्ड एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इन हिज ओन नेम और आइदर इन द जॉइंट नेम। उसका ये अधिकार है, उसका ये राइट है दैट ही कैन होल्ड प्रॉपर्टी। तो सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से मतलब क्या है? देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से मतलब ये है दैट इट इज एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कैन कन्वेज अ राइट इन द प्रॉपर्टी आइदर इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। प्रेजेंट के अंदर तो हमको ये बात समझ में आती है कि ये कैसे हो सकता है ट्रांसफर, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, दैट कैन हैपन इन प्रेजेंट। लेकिन फ्यूचर में कैसे हो सकता है बेटा? फ्यूचर में हो सकता है थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ विल, विल के थ्रू हो सकता है फ्यूचर ट्रांसफर। ठीक है, या तो वो किसी लिविंग पर्सन के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है या फिर फ्यूचर में होने वाले किसी पर्सन के नाम पर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। ये जो मेनली ट्रांसफर जो इसके अंदर रिलेटेड होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर, ये बेसिकली दो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, या तो वो होगी मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर वो होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इट कैन बी आइदर ओरली और इट कैन बी रिटन, या तो ओरली हो सकता है या फिर रिटर्न में हो सकता है। जैसा कि 1882 के अंदर आया था ये एक्ट, 1 जुलाई 1882 के अंदर इस एक्ट को एप्लीकेबल किया गया था और ये अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ वॉलेंट्री ट्रांसफर्स के ऊपर। ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ से यहाँ पर मतलब हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपकी जो लैंड है या आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के हिसाब से भी ट्रांसफर हो सकती है। जैसे सपोज अगर तुम्हारी कोई जमीन है किसी एरिया के अंदर और वहाँ पे गवर्नमेंट अगर कोई हाईवे बनाना चाहती है, तो हाईवे बनाने के लिए क्या होगा, हो सकता है तुम्हारी प्रॉपर्टी वहाँ पर बीच में आ रही हो, तो उस प्रॉपर्टी को वो अक्वायर करेगी। सो दैट ट्रांसफर विल नॉट बी ऑपरेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो जाएगा लैंड एक्विजिशन एक्ट के हिसाब से। ठीक है, कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट होने के बाद में उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो किसी दूसरे लॉ के हिसाब से ट्रांसफर होगी। ठीक है, वो हो सकता है वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के हिसाब से ट्रांसफर हो, सारावेसी एक्ट के हिसाब से हो या फिर IBC कोड के हिसाब से हो, वो यहाँ पर कवर नहीं होता है। ठीक है, तो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली हम लोग। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट पेज पर भी बता रखा है, पूरा प्रोसेस इसके अंदर आगे आएगा। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने बता रखा है द सेल ऑफ रियल एस्टेट इज वन फॉर्म ऑफ वॉलेंट्री प्रॉपर्टी ट्रांसफर। वॉलेंट्री, मैं अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसफर होता है। वॉलेंट्री ट्रांजेक्शन मे सीम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंस दे आर ट्रांजेक्शन दैट आर पर्पसफुल एंड इंटेंडेड बाय बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टीज का यहाँ पर इंटेंशन है किसी प्रॉपर्टी को सेल करने का। There are several legal steps that must be achieved before a property is considered to be a property and therefore legally transfer। कुछ legal steps यहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं आपको ट्रांसफर करने के लिए, जो कि यहाँ पर एक उसका प्रोसीजर बनाता है, या प्रोसीजर के बारे में जब बात आती है तब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती कैसे है। उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हमको खाली बेसिक फंडामेंटल्स और बेसिक रूल्स ट्रांसफर से रिलेटेड यहाँ पर पढ़ने हैं। कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है, कितनी कितनी तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर के अंदर बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये बात आती है कि सर ऐसा किया क्यों जाता है। देखो 1882 से पहले, जैसे कि है ये कि ब्रिटिश पीरियड के अंदर ये लॉ आया था, इससे पहले ट्रांसफर से रिलेटेड कोई भी लॉज नहीं थे। प्रॉपर्टी ट्रांसफर से रिलेटेड हमारे यहाँ पर कोई भी लॉ नहीं था। तो सर फिर फॉलो कैसे होता था ट्रांसफर से रिलेटेड? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उस समय भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो होते होंगे, तो बेटा ये फॉलो होता था बेसिक इंग्लिश लॉ से। जो इंग्लैंड का लॉ था, इंग्लिश लॉ था, उसकी मदद से उसको हम यहाँ पर फॉलो किया जाता था और उसकी हेल्प से यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती थी। बाद में फिर इसकी नीड फॉलो हुई कि हाँ अब हमको भी कोई एक ऑर्गेनाइज लॉ चाहिए, फॉर्मल लॉ चाहिए जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बारे में बात कर सके, और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी को लेकर के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को लेकर के आया गया। क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है एंड प्रॉपर्टी इज एन इनटेंजिबल एसेट जिसकी अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है।
इसीलिए बहुत एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी है। एक बात तो ये, इसी को ध्यान में रखते हुए रेरा को भी लेकर के आया गया, और प्रॉपर्टी किसी गलत पर्सन के पास में नहीं चली जाए, इसीलिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लेकर के आया गया। क्योंकि एक फैमिली प्रॉपर्टी अगर है तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो सकता है। उन सारे लोगों के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस को लेकर के आया गया और एक्ट को फ्रेम किया गया। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, कोर्ट्स भी इसको फॉलो करती हैं, ऑब्वियसली बात है, लॉ है इसके अंदर, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके अंदर। ठीक है, सो द एक्ट वाज इनेक्टेड विद द ऑब्जेक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। द एक्ट एक्सक्लूड्स, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होती हैं यहाँ पे, द एक्ट एक्सक्लूड्स फ्रॉम इट्स प्रीव्यू द ट्रांसफर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसा कि मैंने अभी बताया था, दैट इज सेल इन एग्जीक्यूशन। सेल इन एग्जीक्यूशन से मतलब होता है पब्लिक ऑक्शन। मान लो तुमने एसबीआई से बैंक लोन ले रखा था अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के, अब तुम लोन चुका नहीं पाए, तो क्या होगा, वहां पे एसबीआई जो है, बैंक जो है, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी को अपनी कस्टडी के अंदर ले लेगा और वो क्या करेगा, उसका ऑक्शन करेगा। ऑक्शन इसीलिए करेगा क्योंकि वो कोई प्रॉपर्टी बैंक 7 साल से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, और बैंक को अपने लोन का अमाउंट भी तो रिकवर करना है, तो वो कैसे करेगा, उस प्रॉपर्टी को सेल करके करेगा। दैट इज नोन एज सेल इन एग्जीक्यूशन। दूसरा होता है फोर फीचर, जब्त कर लेना आपकी संपत्ति को। मान लो कोई प्रॉपर्टी अगर बेनामी है, बेनामी के अंदर इस बात को पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉपर्टी अगर बेनामी है तो उसको जब्त कर लेना। इंसॉल्वेंसी के अंदर चल रहा है तो वो इंसॉल्वेंसी एक्ट के हिसाब से, आईपीसी कोड के हिसाब से उसका निपटारा किया जाएगा। और इंटरस्टेट सक्सेशन, इंटरस्टेट सक्सेशन का मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो बिना किसी विल को लिखे हुए कोई प्रॉपर्टी छोड़ के गया है, डाइंग विदाउट अ लीगल विल, उसका यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। ये 4 एक्सेप्शन है इसके अंदर, इसकी यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी डीलिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, डेफिनेशंस पर आता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट मींस अ नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट। नॉन टेस्टामेंटरी का मतलब, नॉन टेस्टामेंटरी का मतलब होता है जो किसी राइट को रेस्ट्रिक्ट करता है या किसी राइट को कैंसिल करता है। यानी कि मेरे पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर सिर्फ मेरा राइट है, किसी दूसरे पर्सन का राइट नहीं हो सकता। तो जो डॉक्यूमेंट मेरे टाइटल को इस्टेब्लिश करता है, दैट इज अ नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर किसी भी व्यक्ति का कोई भी अधिकार नहीं होगा। दूसरा आता है अटैचमेंट टू अर्थ। इसका मतलब है रूटेड इन दी अर्थ, जैसे पेड़ पौधे हो गए, घास हो गई, जो अर्थ के अंदर एम्बीडेड हैं, उसके अंदर दबे हुए हैं। वॉल्स, जैसे ये कमरा है, इसकी जो वॉल्स हैं, इसकी नींव अंदर पड़ी हुई है, दैट इज ऑल्सो अटैचमेंट टू अर्थ। और अटैच इन सच अ वे विच गिव्स परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, या फिर उसका कुछ अटैचमेंट ऐसा लगा हुआ है कि मेरे को उससे परमानेंट बेनिफिट मिलता है। जैसे ये सॉकेट यहाँ पर लगा हुआ है, ये सॉकेट यहाँ पे लगा हुआ है, दैट इज अ परमानेंट अटैचमेंट, इससे मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। मैं इससे मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ, पंखा लगा हुआ है, दैट इज योर फिक्शन, दैट इज योर परमानेंट अटैचमेंट, जब तक आप उसको नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, दैट इज अटैचमेंट टू अर्थ। अगला आता है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब होता है बंडल राइट्स, ओनरशिप राइट्स। पढ़ते हैं इसको क्या है। इट मींस ओनरशिप विच कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ राइट्स, द राइट टू पोजेशन, राइट टू एंजॉयमेंट एंड राइट टू डू एनीथिंग such as selling, mortgaging or making gift of the property. एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर, इफ ए इज अ ओनर ऑफ लैंड, ही हैज एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द लैंड। मान लो गुंजन तुम्हारी प्रॉपर्टी है माधुरी के अंदर, माधुरी के अंदर प्रॉपर्टी है, तुम्हारी नाम से है प्रॉपर्टी, देन यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट रिलेटिंग टू दैट प्रॉपर्टी। उसको तुम रेंट पर दो, उसको तुम लीज पर दो, उसको तुम बिल्डिंग बनाओ, जो मर्जी आए जो करो, यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ राइट रिलेटिंग टू दैट प्रॉपर्टी। मर्जी पड़े तो गिफ्ट दे दो, जो इच्छा है जो करो, दैट इज योर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। तुम्हारे अलावा और किसी भी पर्सन का कोई भी इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं होगा। यानी कि वो जॉइंट नेम के अंदर भी नहीं है, सिंगल नेम में है। जॉइंट नेम में भी अगर होता तो वो तुम्हारा जो पोर्शन है उसका जॉइंट ओनरशिप का, दैट विल बी योर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। ठीक है, रिवर्जन, रिवर्जन का मतलब होता है कि ये प्रॉपर्टी एक सर्टेन टाइम पीरियड के पास में वापस मेरे पास में रिवर्ट होकर के आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में एक लैंड थी, एक बिल्डिंग थी, जिसको मैंने 5 साल के लिए किसी को लीज पर दिया। ठीक है, मैंने उसको लीज पर दिया, तो 5 साल का लीज पीरियड खत्म होने के बाद में वो प्रॉपर्टी वापस से रिवर्ट होकर के मेरे पास आ जाएगी। दिस इज नोन एज रिवर्जन। ठीक है, द रेसिड्यू ऑफ एन ओरिजिनल इंटरेस्ट, बचा हुआ इंटरेस्ट, ओरिजिनल इंटरेस्ट विच इज लेफ्ट आफ्टर द ग्रांटर हैज ग्रांटेड द लीज द लेजी अ स्मॉल एस्टेट। एक टाइम पीरियड के बाद में मेरे पास से जब प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होके आती है तो उसको बोलते हैं रिवर्जन या फिर रिवर्जनरी इंटरेस्ट।
अगला पॉइंट आता है रिमाइंडर का। रिमाइंडर से मतलब है व्हेन द ओनर ऑफ एन एसेट, ध्यान से सुनना, इसको लिख भी लेना क्योंकि ये पॉइंट इसके अंदर मेंशन नहीं है। व्हेन द ओनर ऑफ एन एसेट ट्रांसफर द लीगल टाइटल ऑफ द एसेट, व्हेन द ओनर ऑफ एन एसेट ट्रांसफर द लीगल टाइटल ऑफ एन एसेट टू अनदर पर्सन, किसी और पर्सन को आपने उसका टाइटल ट्रांसफर कर दिया, एंड रिटेन्स एन इंटरेस्ट फॉर लाइफ और अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, सो द इंटरेस्ट हेल्ड बाय अ पर्सन इज कॉल्ड अ रिमाइंडर इंटरेस्ट। एक एग्जांपल लेता हूं फिर समझाता हूं उससे। मान लो मैं एक एसेट का ओनर हूं, एक प्रॉपर्टी है मेरे नाम पर, मैं उसका ओनर हूं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने मेरे सन के नाम पे ट्रांसफर कर दी, ठीक है, उसके नाम पे मैंने टाइटल ट्रांसफर कर दिया। अब जब तक मैं जिंदा हूं वो प्रॉपर्टी रहेगी, तो मेरे पास में उसका जो भी मतलब एक तरीके से मैं उसका होल्डर हूं, खाली टाइटल मेरे सन के नाम पर है। अदरवाइज उस प्रॉपर्टी को सारा मेंटेन मैं ही करूंगा, बेनिफिट सारे उसके मैं उठाऊंगा, उसके नाम पर खाली टाइटल है। दिस इज नोन एज रिमाइंडर। जिस पर्सन के पास में उसका इंटरेस्ट है, मेरे पास में उसका इंटरेस्ट है, आई एम द रिमाइंडर। मैं कौन हूं? मैं रिमाइंडर हूं। टाइटल किसी और के नाम पर है, पोजेशन किसी और के नाम पर है। जो पर्सन उस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है उसको बोलते हैं रिमाइंडर और रिमाइंडरी इंटरेस्ट, ठीक है। दे भी दिया पीछे, व्हेन द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी ग्रांट्स लिमिटेड इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ दैट पर्सन एंड गिव्स रिमेनिंग टू अदर। ये भी हो सकता है रिमेनिंग, कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट मैंने ट्रांसफर किया, मेजॉरिटी ऑफ इंटरेस्ट मैंने ट्रांसफर कर दिया, बाकी का इंटरेस्ट मैंने खुद अपने पास में रख लिया। मैंने खाली टाइटल ट्रांसफर किया, उससे होने वाले सारे बेनिफिट्स मैं उठाऊंगा, उससे मिलने वाला रेंट फॉर एग्जाम्पल मैं रखूंगा। प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर ही है, एंजॉय कोई और कर रहा है, तो जिसने ये एंजॉयमेंट सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर किया है, दैट इज योर रिमाइंडर, ठीक है। अटेस्टेड, अटेस्टेड क्या होता है? किसी दो गवाहों के, किसी विटनेसेस के किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करवाना, मार्क करवाना, जिससे ये पता पड़े कि हाँ उसकी प्रेजेंस के अंदर ये डॉक्यूमेंट जो है वो ऑथेंटिकेट किया गया है। जैसे कोई लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह बनते हैं, जैसे तुम्हारे पहले सीए के जो फॉर्म होते थे, एग्जाम फॉर्म, उसके ऊपर सीए के साइन होते थे, दैट इज नोन एज अटेस्टेशन। जो भी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं उसके ऊपर नोटरी वगैरह जैसे होती है, दैट इज अटेस्टेशन, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं, वेस्टेड एंड कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट। What is vested interest and what is contingent interest? सेक्शन 19 इसके बारे में बात करता है। वेस्टेड इन पोजेशन के बारे में हम बात करते हैं। अब इसमें भी तुम चाहो तो कॉलम बना करके इसको दो पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हो, वेस्टेड इन कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट बेसिकली दो तरीके का होता है, वेस्टेड इन पोजेशन और वेस्टेड इन इंटरेस्ट। वेस्टेड इन पोजेशन का मतलब होता है इट इज अ राइट टू प्रेजेंट पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, और वेस्टेड इन इंटरेस्ट का मतलब होता है द प्रेजेंट राइट टू फ्यूचर पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। मेरे पास में प्रॉपर्टी का पोजेशन है आज की डेट में, तो मेरे पास में क्या है, उसका पोजेशनरी इंटरेस्ट है। उस पोजेशन से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स होंगे वो सारे बेनिफिट्स मैं उठाऊंगा। और अगर मेरे पास में वेस्टेड इन इंटरेस्ट है तो आज मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में उससे होने वाले सारे बेनिफिट्स मेरे पास में ट्रांसफर होंगे। जैसे मेरे फादर के नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उनकी डेथ के बाद में वो प्रॉपर्टी किसके पास में आ जाएगी? ऑब्वियसली बात है, मेरे पास आ जाएगी। सो वेस्टेड इन इंटरेस्ट किसका है? मेरा है, क्योंकि मेरे पास में फ्यूचर में राइट ट्रांसफर होगा। लेकिन वेस्टेड इन पोजेशन किसके नाम पर है आज की डेट में? वो मेरे फादर के नाम पर है, क्योंकि पोजेशन प्रेजेंट की डेट में उनके पास में है। So if a land is given to A for life with a remainder to B, then in such a case, right is vested in possession and B's right is vested in interest. किसी एक ने दूसरे पर्सन को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो जो कर रहा है ट्रांसफर दैट इज वेस्टेड इन पोजेशन, या फ्यूचर में किसी को मिलने वाली है दैट इज वेस्टेड इन इंटरेस्ट। सो इसमें पढ़ लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। The word vested can be used in two references: vested in possession, vested in interest. Vested in possession means the right to present possession. Vested in interest refers to right to future possession of a property. So interest, vested interest का मतलब है created in favor of a person which is not subject to happening of an event or is subject to happening of an event that such event is bound to happen. ऐसे किसी इवेंट के ऊपर अगर वेस्टेड इन इंटरेस्ट अगर डिपेंडेंट है, जो इवेंट होने वाला है, होगा ही होगा, फिक्स है, होना है, जैसे डेथ है, डेथ तो होनी होनी है, फिक्स है, तो उस केस के अंदर अगर इस कंडीशन के बेसिस पे वेस्टेड इन इंटरेस्ट किया गया है देन इट विल बी वैलिड। अगर अदरवाइज ऐसी कंडीशन के ऊपर अगर वेस्टेड इन इंटरेस्ट अगर किया गया है जिसका होना ना होना उसके ऊपर कॉन्टिंजेंसी है, पता नहीं होगा नहीं होगा, शादी होगी नहीं होगी पता नहीं है, ठीक है,
तो वो यहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर काउंट नहीं होता है। सो एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है, प्रॉपर्टी इज गिवन टू ए फॉर लाइफ विद अ रिमाइंडर टू बी, एज राइट इज वेस्टेड इन पोजेशन। ए जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है उसके पास में आज की डेट के अंदर पोजेशनरी राइट है, क्योंकि प्रॉपर्टी उसके पास में है, जिसके नाम पर वो ट्रांसफर कर रहा है उसके लिए उसने एक कंडीशन डाल दी कि जब मेरी डेथ हो जाएगी, मेरी डेथ के बाद में मेरे बेटे को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। सो वो फ्यूचर जो बेनिफिट्स हैं वो उसको मिलने वाले हैं, दैट इज वेस्टेड इन इंटरेस्ट। अगला टॉपिक आता है कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट। जैसा कि है सीधे जैसे वर्ड से भी हमको पता पड़ रहा है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी तुम लोग अकाउंट्स के अंदर पढ़ते हो, उसका मतलब होता है दैट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग डिपेंड्स अपॉन सर्टेन वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर जो चीज डिपेंडेंट होती है दैट इज योर कॉन्टिंजेंसी। So it is dependent upon, that means it is dependent upon fulfillment of a certain condition which may or may not happen, जो या तो हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन अगर लगी हुई है किसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट, या फिर वो जो कंडीशन है उसको हम बोलेंगे कंडीशन प्रीसीडेंट। प्री कंडीशन है, ये कंडीशन होगी तब जाकर के कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट पैदा होगा। So contingent interest means an interest created in favor of some person which takes effect on happening of certain precondition। कुछ precondition यहाँ पर होनी चाहिए। Example, a transfer transfer property to B until B marries, and after marriage of B to C, C has contingent interest in the property। यहाँ पे क्या बोला कि प्रॉपर्टी B के पास में तब ट्रांसफर होगी जब B शादी कर ले, किससे, C से। So C का यहाँ पर क्या है, कॉन्टिंजेंसी इंटरेस्ट है। तो जब तक उसकी शादी नहीं होगी तब तक वो प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, सो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट इज नॉट हेरिटेबल बट इज ट्रांसफरेबल। ये ट्रांसफरेबल है। क्यों ट्रांसफरेबल है, क्योंकि ये ट्रांसफर तो तब हो पाएगा जब कोई कंडीशन इससे रिलेटेड मैं फुलफिल कर दूंगा, तो ये ट्रांसफर हो सकती है। मैं किसी को ये इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता हूँ ये बोल करके यार क्या ये काम तुम कर लो, ये कंडीशन इसके अंदर अटैच है, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो गई देन योर ट्रांसफर विल बी, योर कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट विल बी फुलफिल्ड। अब इसके अंदर यहाँ पर बेटा दोनों का डिफरेंस दे रखा है, वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट। इसको होमवर्क मार्क कर लो, इसको रीड कर लेना, इन दोनों के बीच को डिफरेंस यहाँ पर पूछा गया है। मेनली चांसेस तो रहते हैं कि इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं, पर फिर भी इसको डिफरेंस वाले पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। आई थिंक ये चांसेस हैं इसके आने के, क्योंकि कभी पूछा भी नहीं गया भाई एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। Now the question arises relating to what is movable and what is immovable property। पूरे एक्ट के अंदर बेटा ये दोनों टर्म कहीं पर भी डिफाइन नहीं की गई हैं। तो जनरल मीनिंग्स और जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के एक्ट के हिसाब से इसकी मीनिंग यहाँ पर डिफाइन की गई है, और इसका यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन भी दिया है, इतना सिंपल है। प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। कितनी आसान डेफिनेशन है याद करने के लिए, पर ये एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएगी, और ये डेफिनेशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना देश के लिए राहुल गांधी। ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है दैट इट इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी बट इंक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। अब ये जो बात है ये बड़े सारे जो लीगल डिसीजंस हैं वहां से निकल करके आई है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो सकता है, सर पेड़ पौधे घास ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये अपने आप चल के थोड़ी जाते हैं क्या कहीं? ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, बिकॉज इनकी वैल्यू तभी है जब आप इनको जमीन से निकाल करके उठा करके बेचोगे। अब पेड़ एक लगा हुआ है, उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है उसकी लकड़ी की। उसकी वैल्यू तब होगी जब उस पेड़ को मैं काटूं, उसकी लकड़ी ले जा करके मार्केट में सेल करूं। सो दैट वैल्यू अराइजेज इन दैट प्रॉपर्टी ओनली इन द केस अगर आप उसको उसके लैंड से, उसके एरिया से निकाल करके बेचो। सो दैट इज योर मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिया, मशीन फिक्स्ड ऑन लैंड टेम्परेरी, टेम्परेरी फिक्स है उसका, आप ले जा सकते हो उसको। गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, स्टैंडिंग टिम्बर एंड ट्रीज, राइट टू रिकवर मेंटेनेंस अलाउंस, रॉयल्टी, राइट टू वर्शिप, कॉपीराइट, डेक्री फॉर सेल ऑन मॉर्गेज डीड, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। खाली एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, इसका डिस्क्रिप्शन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी पूरे लॉ के अंदर कहीं डिफाइन नहीं किया, एक्चुअली नेगेटिव सेंस के अंदर उसको डिफाइन किया गया। कैसे? दैट इट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास।
ये इंक्लूड नहीं होता, बाकी सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनको यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया स्पेसिफिकली। So, according to General Clauses Act 1897, immovable property shall include land, benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth. कोई भी permanently अगर अर्थ से attached है, that will be your immovable property. जैसे नदी, नदी के अंदर जो पानी है वहाँ से मुझे मछली निकालने का राइट मिला हुआ है, ठीक है, that is movable, लेकिन जो नदी है वो movable है क्या? वो immovable है। Heredity allowances, the Indian Registration Act expressly includes under to immovable property the benefit to arise out of land, hereditary allowance, right of way, right of light, ferries and fisheries। बात करते हैं क्या होता है ये, एग्जाम्पल्स के अंदर बात करते हैं। ये एग्जाम्पल्स के अंदर लिखा हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन, चैटल एम्बेडेड टू अर्थ, कोई भी प्रॉपर्टी अगर अर्थ के अंदर जुड़ी हुई है, चैटल का मतलब प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी। ईजमेंट, ईजमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में यह बता देता हूँ, आगे डिटेल में आएगा ईजमेंट जब हम एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे, द प्रॉपर्टी दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ईजमेंट का मतलब होता है राइट टू क्रॉस और अदरवाइज यूज समवन एल्सेस प्रॉपर्टी और लैंड फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस। एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लैंड है, उस लैंड के एडजॉइनिंग किसी दूसरे पर्सन का एक खेत है, एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। अब उस बेचारे को उस बेचारे के खेत में जाने का रास्ता तो है, लेकिन उस खेत में जाने का सबसे अच्छा जो रास्ता है वो मेरी लैंड से होकर के जाता है। बात समझ में आई? रिपीट करता हूं वापस, मेरी एक लैंड है, मेरी लैंड के एडजॉइनिंग एक दूसरे पर्सन की लैंड है जिसके ऊपर वो खेती करता है, एग्रीकल्चर खेती करता है। अब उसकी लैंड में जाने का जो सबसे अच्छा रास्ता है वो मेरी लैंड से हो करके जाता है। सो दैट वे, माय वे, यानी कि मेरी जमीन का वो इस्तेमाल करेगा अपनी लैंड में एंटर होने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए, दैट इज राइट टू वे। वहां पर जाने का रास्ता, दैट इज राइट टू वे, उसको बोलते हैं ईजमेंट। ईजमेंट कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। Easement can be in the form of right to way, easement can be in the form of right to ferries or to the right to fisheries। इसे right to ferry के बारे में बोल दिया इसने। राइट टू फेरी का मतलब होता है वाटर टोल, जैसे कि जमीन का टोल होता है। आप जब हाईवे पे जाते हो, यहाँ से चित्तौड़ जाओगे, रास्ते में 4-5 अलग अलग टोल मिलेंगे तुम्हारे को, तो वो जो टोल है वो क्या है, वो उस रास्ते को इस्तेमाल करने का चार्ज है। वैसे ही ये जो राइट टू फेरी होता है, ये राइट टू फेरी होता है कि मान लो जो डॉक्स होते हैं, जो वेसल्स होते हैं, वेसल्स के थ्रू जब माल ट्रांसपोर्ट होता है या लोग एक जगह से दूसरी जगह उस वेसल्स के थ्रू जाते हैं, तो क्या देना पड़ता है उनको, उन वेसल्स के ऊपर उनको देना पड़ता है टोल, एक चार्ज देना पड़ता है। अब वो जो राइट है उस चार्ज को वसूल करने का, दैट इज नोन एज राइट टू फेरी, दैट कैन बी ट्रांसफरेबल, वो ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, ठेका दे दिया किसी को कि भैया तुम करते रहो, इसको कलेक्ट करते रहो चार्जेस को, हमारे को एक लमसम पैसा दे दो, गवर्नमेंट बोले कि हमको लमसम पैसा दे दो और लोगों से फिर वसूलते रहो। सो दैट इज राइट टू फेरी, दैट कैन बी ट्रांसफर। राइट टू वे, जैसे राइट टू वे के बारे में बताया मैंने, कोई हाईवे हो गया, रास्ता हो गया, ट्रांसमिशन लाइंस जो डलती हैं, कैनाल है, ऑयल गैस पाइपलाइंस हैं, उनके लिए अलग से रास्ता बनाना, दैट इज राइट टू वे। राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर लीज, राइट टू फिशरी, मछली पकड़ने का अधिकार, राइट टू कलेक्ट रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट इन मॉर्गेज, हेरिडिटरी ऑफिसेज जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं वो, राइट टू कलेक्ट लाख फ्रॉम ट्रीज, ये जो लाख की चूड़ियाँ बनती हैं वो भी, रिवर्सन इन प्रॉपर्टी लीज और अ फैक्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये कवर हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस आ रहे हैं इसको तुम एक बार रीड कर लेना, मैं आगे आता हूँ। मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इट मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। किसी भी जिंदा व्यक्ति को किया जाने वाला राइट जो आपने ट्रांसफर किया है, दैट इज योर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। या फ्यूचर में होने वाले राइट ट्रांसफर अगर आपने किए हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये प्रेजेंट वाली बात तो बड़ी आसानी से समझ में आती है, लेकिन फ्यूचर वाली बात थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। सेक्शन 13 और सेक्शन 14 जो इस एक्ट के अंदर आगे आएगा, ट्रांसफर ऑफ राइट टू फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन और रूल अगेंस्ट परपेचुटी,
ये दोनों राइट्स जो आएंगे इसके अंदर, तब उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ होती कैसे है। बिकॉज ये दो प्रोविजन जो हैं, ये मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पर समझने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। एंड बिलीव इट और नॉट, दीज टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 are considered to be as the most complex and most difficult provision in the history of Indian law। ये काफ़ी सालों से, कई सौ सालों से ये दोनों प्रोविजंस लॉयर्स को, कोर्ट ऑफ लॉ को परेशान करते हुए आए हैं। इतने कॉम्प्लेक्स प्रोविजन है ये। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी एंड ट्रांसफर ऑफ राइट टू बॉर्न फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोविजन है, इसके बारे में हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर होता क्या है। लिविंग पर्सन इंक्लूड होता है, क्या क्या लिविंग पर्सन के अंदर इंक्लूड किया जाता है, कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये भी यहाँ पर इंक्लूड होगा। अब आता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर। अब वैलिड ट्रांसफर क्या होता है, कब किसी ट्रांसफर को वैलिड माना जाएगा। इट इज नेसेसरी टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन टू मेक अ वैलिड ट्रांसफर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने लायक होनी चाहिए। ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी मस्ट बी कॉम्पिटेंट, दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट वाली जो कंडीशन है वो भी यहाँ पर फुलफिल होगी, तभी जाकर के ट्रांसफर वैलिड होगा। कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर मस्ट बी लॉफुल, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, कोई इलीगल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है जो ट्रांसफर करने का, वो भी आपका वैलिड होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ट्रांसफर मस्ट टेक प्लेस एज पर मेथड प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट, लीगल मेथड होना चाहिए, गलत तरीके से ट्रांसफर मत करो, लॉ को फॉलो करते हुए यहाँ पर ट्रांसफर होना चाहिए। हु कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, एवरी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सीधी सीधी बात लिख दी, बेसिक फंडामेंटल, एवरी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, जो पर्सन सर्टेन है, जो पर्सन एग्जिस्ट करता है या जो एग्जिस्टेंस में आने वाला है, और ऑथोराइज टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी, जो पर्सन प्रॉपर्टी को बेच सकता है वही पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर सकता है। So every person competent to contract and having ownership can transfer property. So according to Indian Contract Act, a person is competent to contract when he is a major and of a sound mind and it is not disqualified from contracting by any law to which he is subject to. सीधा सीधी बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है जो भी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉम्पिटेंट है एंटर करने के लिए, ही कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। मेजर पर्सन होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, माइंडेड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए, ये सारे लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, अदरवाइज सब लोग कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज विच कैन बी ट्रांसफर, वैसे तो सारी प्रॉपर्टीज कैन बी ट्रांसफर, सभी तरह की प्रॉपर्टीज ट्रांसफर की जा सकती हैं, बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस विच अंडर विच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर। सबसे पहला आता है चांस ऑफ अ हेयर अपैरेंट, जिसको स्पीच सक्सेशन भी बोलते हैं, right of re-entry, transfer of easement, restricted interest, right to future maintenance, right to sue and transfer to public office, salary and pension। तो जनरल रूल क्या बोलता है बेटा, जनरल रूल ये बोलता है that every property can be transferred but subject to certain exceptions, that means these properties cannot be transferred, these right cannot be transferred। कौन से हैं, 7 पॉइंट यहाँ पे बता रखे हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें ट्रांसफर नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास संडे की है, तो संडे की क्लास के लिए फ़िलहाल के लिए इतना बहुत है, इसको जाकर एक बार पढ़ना और इसके बारे में फिर आगे हम लोग बात करेंगे दैट व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑन विच द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।